नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है बीएड से संबंधित, बीएड के पाठ्यक्रम से संबंधित, उसका अध्ययन करते चलते हैं। सर्वप्रथम जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मनोविज्ञान का सिलेबस भी मिलेगा। ऐसे सब विषय है उसमें, शिक्षा का इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन सब है। तो सर्वप्रथम हम लोग मनोविज्ञान की बात करते हैं। शिक्षा व मनोविज्ञान, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। शिक्षा और फिर मनोविज्ञान को समझेंगे। इससे क्या होगा, जब एक झलक आप इसको पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो उसमें आपको सुविधा होगी। अन्यथा हर एक प्रश्न का उत्तर आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप टेस्ट को पढ़िए। टेस्ट पढ़ने से बहुत बातें स्वतः याद होती चली जाती हैं। आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो मानव निर्माण करना। मानव निर्माण का अर्थ क्या है? तो मानव निर्माण का अर्थ हुआ मानव और उसके लघु संस्करण अर्थात बालक में जो निहित मूलभूत गुण है उसका समाज सम्मत दिशा में विकास करना, जिससे व्यक्ति का भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। बच्चों के अंदर जो मूलभूत गुण है उसका विकास हम क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि उस बच्चे का भी विकास हो जाए और समाज का भी कल्याण हो। चूँकि जो बच्चे हैं वो समाज में रहेंगे और बच्चे अगर अच्छे हैं तो समाज भी अच्छा बनेगा। आइए देखते हैं शिक्षा। मानव के गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? तो मानव के गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया है। मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण हुआ करते हैं, तो उन गुणों को विकसित करने की जो प्रक्रिया है वह शिक्षा की कहलाती है। इसके द्वारा मानव की अंतर्निहित योग्यताओं को विकसित करके समाज सम्मत बनाया जाता है। हाँ, अर्थात बच्चे या बच्चों के अंदर जो योग्यता है, ठीक है, उसको विकसित किया जाता है और ऐसे विकसित किया जाता है कि वह समाज के काम आ जाए। शिक्षा अनादिकाल से चली आ रही मानव व्यवहार को परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया रही है। आइए आगे देखते हैं शिक्षा का आधुनिक अर्थ। भारतीय मनुष्यों ने सा विद्याया विमुक्तये ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या था? जो सा विद्याया विमुक्ति, विद्या वह है जो मुक्ति का साधन है, और ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, और शिक्षा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मनुष्य का तीसरा नेत्र कहलाता है। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है, आइए अंग्रेजी में देखते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेयर एवं एडुसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है नेतृत्व देना या बाहर लाना। आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। आप अब तक जो देखा, जो अंग्रेजी भाषा में या लैटिन भाषा से जो शब्द लिया गया है एजुकेयर और एजुसियर, इसका अर्थ देखिए। और हमारे यहाँ भारतीय मनुष्यों ने जो शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था वो देखिए, सा विद्याया विमुक्तये ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम। दोनों में आसमान धरती का अंतर है। ठीक है, फिर भी देखिए आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। अब आइए कुछ विद्वानों का मत देखते हैं। डगलस व हॉलैंड ने क्या कहा है? शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। जो एक व्यक्ति में
और उसके पूरे जीवन काल में होते उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करने की क्रिया। जो परिवर्तन होता है जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत, ठीक है, उन सब का समावेश डगलस व हॉलैंड ने उन सब का समावेश शिक्षा में कर दिया है। तो आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है, जो एजुकेशन जो है वह कहाँ से निकला है, किस भाषा के शब्द से निकला है? तो ये याद रखेंगे, एजुकेयर एवं एडुसियर यहाँ से निकला है। फिर डगलस और हॉलैंड का क्या मत है इस संबंध में? डगलस और हॉलैंड का क्या विचार है? ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा की आधुनिक भाषाएं, आधुनिक परिभाषाएं क्या है? परिभाषाएं, आपको परिभाषा याद रखना पड़ेगा कुछ न कुछ। ठीक है, आइए देखते हैं हम। आइए शिक्षा के आधुनिक परिभाषा पर विचार करते हैं। इस संबंध में अब आगे देखिए, थोड़ा स्लाइड आगे पीछे हुआ है, इसमें देखिए ये फ्रेंडसन का विचार, डमलिन का विचार, यूलिच का विचार, और अब आगे देखेंगे जॉन ड्यूवी और महात्मा गांधी का विचार। इन लोगों का जो विचार है, इन लोगों का विचार आपको देखना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए। आइए फ्रेंडसन ने क्या कहा है? फ्रेंडसन ने कहा है आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। ठीक है, व्यक्ति से भी है और समाज से भी है, दोनों का कल्याण हो। ठीक है, ये किनका मत है? तो फ्रेंडसन का मत है। डमलिन का क्या मत है? अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। ठीक है, डमलिन का क्या विचार है? डमलिन का व्यापक अर्थ में विचार है जो शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। यूलिच देखिए, यूलिच का क्या बात है? शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है या सामाजिक प्रक्रिया है, और इसको समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता है। ये यूलिच महोदय का विचार है। आइए आगे देखते हैं। आगे 4 नंबर में जॉन ड्यूवी का विचार देखिए। जॉन ड्यूवी महोदय क्या कहते हैं? शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा हम अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। जॉन ड्यूवी का जो परिभाषा है ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि ये इनके परिभाषाओं से प्रश्न बनते हैं। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है, मतलब व्यक्ति के अंदर जितने भी योग्यताएं हैं सबका विकास, सब तरह से विकास जो है वह शिक्षा के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। ये जॉन ड्यूवी का कथन है। जॉन ड्यूवी महोदय ने ये बातें कही हैं। महात्मा गांधी का क्या विचार है? महात्मा गांधी के बारे में देखिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। शिक्षा से उनका क्या अभिप्राय है वो अपने परिभाषा के रूप में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। इस तरह जब आप परिभाषा कुछ देख लेंगे तब आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा, यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई है, तो उसमें आप कुछ गैस कर सकते हैं, कुछ अनुमान लगा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है? रायवर्न महोदय इस संबंध में क्या कहते हैं? रायवर्न का मत है कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया है। देखिए, ये जितने भी शास्त्र हैं,
सबका जो हम उत्स ढूंढते हैं, तो भारत में जब आप देखेंगे तो सबका उत्स वेद में ढूंढा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में क्या कहा गया है, यजुर्वेद में क्या कहा गया है, सबका उत्स हम वेदों में ढूंढते हैं। उसी तरह से जब पाश्चात्य जगत में आप जाएंगे तो सबका उत्स अरस्तु और प्लेटो में ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये आप देखिए, ये रायवर्न जो शिक्षा शास्त्री हैं, विद्वान हैं, उन्होंने मनोविज्ञान के जन्म के विषय में क्या कहा है, जो अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और फिर वहाँ से धीरे धीरे विकसित होता चला गया। मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन, मतलब एक ही प्रयास में वह आज जिस रूप में है उस रूप में आ गया हो, यह कहना मुश्किल है। तो देखिए कैसे कैसे परिवर्तित होता है। तो एक नंबर में आत्मा का विज्ञान था, पहले मनोविज्ञान जैसे दर्शन शास्त्र है उसी तरह से इसे भी आत्मा के विज्ञान के रूप में मान्यता मिली। फिर जैसे जैसे विकास होता गया, मस्तिष्क का विज्ञान यह कहा जाने लगा, फिर चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, इस तरह से अपना रूप बदलता गया। ठीक है, आगे देखिए, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर के विचारों का विश्लेषण करें तो हमें निश्चित विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के संबंध में अग्रलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंडसन, डबलिन, यूलिच, ये इनकी ये 2 नंबर में स्लाइड में आप देखेंगे शिक्षा की आधुनिक परिभाषा वहाँ से है। यहाँ थोड़ा स्लाइड में कुछ तकनीकी परेशानी आ गई थी जिस वजह से उल्टा पुल्टा कुछ हो गया। आप आगे देखें, ठीक है, देखिए वाटसन ने क्या कहा था। वाटसन ने कहा है जो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो वाटसन ने कहा। वुडवर्थ क्या कहते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो वुडवर्थ का जो डिफिनेशन है मनोविज्ञान का, वह वातावरण से लिंक करते हैं। और स्किनर क्या करते हैं, वाटसन क्या करते हैं, वाटसन व्यवहार से लिंक किया है और वुडवर्थ वातावरण से लिंक किया है और स्किनर मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं तथा व्यवहार का तात्पर्य है प्राणी की सब प्रकार की गतिविधियाँ, समायोजनाएं, क्रियाएं एवं अभिव्यक्तियाँ। ये वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर, ये तीनों का जो विचार है, इन तीनों के विचारों को ध्यान में रखना चाहिए हर हमेशा। देखिए और आगे देखिए, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। तीनों के का परिभाषा हमने जाना, तीनों का क्या विचार है, वाटसन का, स्किनर का और एक वुडवर्थ का, और उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकला है वो देखिए। तो मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस। फिर मनोविज्ञान भौतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन करता है। वातावरण से लिंक क्या है, तो वातावरण तो दोनों प्रकार का वातावरण है, एक फिजिकल और सोशल, तो दोनों वातावरण से का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान न केवल व्यक्ति के व्यवहार का अपितु पशु व्यवहार का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार का ही अध्ययन नहीं होता है बल्कि पशु व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए, मनोविज्ञान वातावरण का अध्ययन करता है जो व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है और वह अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। मनोविज्ञान व्यक्ति के मन तथा शरीर से युक्त प्राणी मानते हुए उसका अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में मनोविज्ञान व्यक्ति की मनःसारणिक प्राणी
मानता है। मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान व्यक्ति को क्या मानता है? तो मन शारीरिक प्राणी, साइकोफिजिकल एनिमल मानता है। मनोविज्ञान सब प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाओं, कॉग्निटिव एक्टिविटी जैसे स्मरण, कल्पना, संवेदना आदि संवेगात्मक क्रियाओं जैसे रोना, हंसना, क्रुद्ध होना आदि और क्रियात्मक क्रियाओं जैसे बोलना, चलना, फिरना आदि का अध्ययन करता है। उल्लिखित तथ्यों के आधार पर हम वुडवर्थ के शब्दों में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। आपने जो देखा, ये देखें आप कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, ये सब को धीरे धीरे छोड़ता चला गया और अंत में व्यवहार का विज्ञान इस चीज़ को अपना लिया गया। ठीक है, यही इन तीनों दार्शनिकों, तीनों मनोवैज्ञानिकों के डिफिनेशन से निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ये जो परिभाषा है, अब देखिए ढेर सारी परिभाषाएं, आप कितनी परिभाषा को याद करेंगे, परंतु इसमें जो मुख्य है उन परिभाषाओं को आप याद रखेंगे। और ख़ास करके जैसे देखिए बोरिंग, लैंगफेल्ड व बेल्ड, ये तीन मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने क्या परिभाषा लिखा है मनोविज्ञान की। तो वो देखिए मानव प्रकृति का अध्ययन, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन। तो इसमें जो कीवर्ड है उस चीज़ को याद रखिएगा, मानव प्रकृति का अध्ययन, मानव प्रकृति। ये बोरिंग, लैंगफेल्ड व बेल्ड, मानव प्रकृति। तो इस तरह की जब बात आएगी तो आपको याद हो जाएगा जी ये परिभाषा की है, मानव प्रकृति का अध्ययन किसकी है, तो ये नाम याद हो जाएगा आपको। गैरिसन व अन्य क्या कहता है? मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। हाँ, तो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार ये कीवर्ड है, ये याद रखेंगे। स्किनर क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव की बात किया है किसने? स्किनर ने किया है। तो ये इस तरह से हम लोग जो है कीवर्ड उसके अनुसार देखते चलेंगे। मन, ये मनोवैज्ञानिक है, उनका क्या विचार है? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ठीक है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज, ये कीवर्ड हुआ। ये किसके डिफिनेशन में है? तो मन के। पिल्सबरी, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा किसने दिया है? तो मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में। उसी तरह से क्रो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। आप नाम ये रखिए, मनोवैज्ञानिक है, इन लोगों के डिफिनेशन जो जब याद रखेंगे तो ये नाम रखेंगे और उनका कीवर्ड, हाँ, आप चाहें तो इसे आप अपने कॉपी में नोट करते चलें। इसे मन है तो क्या है? तो व्यवहार के वैज्ञानिक हो। ये पूरा पंक्ति याद नहीं करना है, इसका जो कीवर्ड है वो आप याद रखिए। आगे देखिए, जब इतनी बात आपने कर लिया तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। शिक्षा का अर्थ नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन है। ये देखिए, पहला है सा विद्याया विमुक्तये, दूसरा है ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, योग्यताओं का विकास, शारीरिक विकास। ठीक है, ये इसमें शिक्षा का अर्थ नहीं है, मतलब क्या होगा? 3 एक समान होगा, चौथा अलग होगा। इसमें देखिए 1, 2 और 3, ये तीनों ही शिक्षा का अर्थ में समाहित है। सा विद्या या विमुक्त है, आपने पढ़ा। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, ये देखा। योग्यताओं का विकास देखा, तो बच कौन गया? शारीरिक विकास की, इसकी चर्चा तो कहीं हुई ही नहीं है शिक्षा में। तो ये
आंसर बनेगा शारीरिक विकास। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। आपने ये देखा आत्मा के रूप में, मस्तिष्क, चेतना सबके रूप में आई है, परंतु सब का जो है सबका रूप छोड़ता चला गया, सब के अर्थ में आया मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ और सबको छोड़ता चला गया, अंत में आकर के व्यवहार में रूढ़ हो गया। तो वास्तविक अर्थ क्या हुआ? व्यवहार का ज्ञान। ये चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये मनोविज्ञान है, अब फिर ये क्या है मनोविज्ञान? सामाजिक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है। तो आपने सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को कहीं नहीं देखा होगा, शुद्ध विज्ञान के रूप में भी नहीं देखा और प्राकृतिक विज्ञान के रूप में नहीं देखा। क्या देखा? विधायक विज्ञान के रूप में देखा। ये आप ये देख सकते हैं, किसी स्लाइड में था इस तरह की बात। देखिए, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। ठीक है, यहीं से था ये प्रश्न, इस तरह से प्रश्न आया करता है, तो आप इसे देखेंगे। यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की? ये देखिए, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का, मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। किसने कहा? ये वुडवर्थ आरएस, इसने ये बात कही। ठीक है, ये आप पीछे देख भी सकते हैं। तो ये था मित्रों आपका शिक्षा व मनोविज्ञान के संबंध में थोड़ी चर्चा। फिर इसे हम लोग आगे देखते चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को अंजाम देते चले जाएं। धन्यवाद।